नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। इस वक्त देश में दो बड़ी खबरों को लेकर चर्चा हो रही है। पहली खबर गुजरात में आए महा तूफान की और दूसरी ओर बंगाल में आए बवाल की। महा तूफान के आफ्टर इफेक्ट्स की खबर नव भारत पर आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन बंगाल को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इसे भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन चुनाव के नॉमिनेशन के समय ही इस तरह की हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं कि देख के आश्चर्य होगा। गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन भी 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल भी हो गए। 15 जून को साउथ 24 परगना के भागर इलाके में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के यानी कि आईएसएफ और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में भिड़ंत हो गई। हाथापाई इस तरह की हुई, लाठियां चली और बमबाजी तक नौबत आ गई। साउथ 24 परगना के ही कैनिंग में आरएएफ की जवानों पर भी बम फेंके गए और पथराव भी किया गया। बंकुड़ा में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी हुई। बीरभूम जिले में जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, वो तृणमूल समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया ऐसा दिखा रहे हैं। हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने मतदान वाले दिन सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने के आदेश दिए हैं। सवाल उठता है कि क्या बम और बारूद के बूते ही बंगाल में चुनाव जीता जा सकता है, या फिर बंगाल में ये 2024 की पिक्चर का एक छोटा सा ट्रेलर है। यही है आज सवाल पब्लिक का। जो तस्वीरें और ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक पंचायत चुनाव से पहले बंगाल में कहीं कार के डैशबोर्ड में बम मिल रहे हैं, तो कहीं बैग में और कहीं बाल्टी के अंदर। बंगाल बवाल और बम का ये रिश्ता आखिर है क्या? कैसे इस रिश्ते की जानकारी मिलेगी? इसको लेकर सियासी गलियों में घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले आपको सुनवाती हूं कि इस मुद्दे पर बीजेपी ने क्या कुछ नहीं कहा। मैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार और ममता बनर्जी जी को यह कहना चाहता हूं कि आप याद रखिए कि ये आगजनी का जो खेल, जो हिंसा का खेल आप खेल रहे हैं, यही इससे पूर्व कम्युनिस्ट सरकारें करती थी। और उनका हश्र क्या हुआ, आगाह करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो अटल जी की कविता की पंक्ति थी कि चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही अक्सर खरा होता है। इन सब के बीच आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस साउथ 24 परगना के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए लोगों और पीड़ितों से हालचाल जानने के लिए गए और कहा कि वोटिंग बुलेट से नहीं बल्कि बैलेट से होना चाहिए। दूसरी ओर बंगाल में हिंसा को लेकर जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती वाला फैसला सुनाया, वो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को पसंद नहीं आया। कलकत्ता हाई कोर्ट में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने अलग अलग याचिकाएं डाली थी। ममता ने केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश को लेकर हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर कर दी है। सुनिए चीफ मिनिस्टर का ये बयान। बाम राम शाम और गुंडाদের কিছু গুন্ডাদাম এই চারটে পার্টি এক হয়ে রথ গিয়ে গিয়ে লাগাচ্ছে, তৃণমূল চুল করছে, তৃণমূল রাম চিমটি দিচ্ছে, তৃণমূল শাম চিমটি দিচ্ছে, তৃণমূল বে চিমটি দিচ্ছে।
আমি একটা চ্যালেঞ্জ করতে চাই আজকে আপনাকে, কোন রাজ্য আমাকে দেখান যে এত নমিনেশন পলিটিক্যাল পঞ্চায়েত যেখানে আছে, এত নমিনেশন কোনো দিন এত শাंतिपूर्णভাবে কেউ দিতে পেরেছে কিনা। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा के बीच वहां ओबीसी का हक छीने जाने के आरोपों का मुद्दा भी गर्मा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को ओबीसी सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। बंगाल के ओबीसी लिस्ट में शामिल 179 जातियों में 118 जातियां मुस्लिम समुदाय से हैं। 2018 में संवैधानिक दर्जा पाने वाले राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने इसी साल फरवरी से मई के बीच फील्ड सर्वे कराया और इसी सर्वे में ओबीसी लिस्ट को लेकर सवाल उठे हैं। तो आज यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। पब्लिक का पहला सवाल कि क्या बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो 2024 का ट्रेलर है? सवाल नंबर 2, क्या हिंसा की इतनी घटनाएं ये नहीं बता रही हैं कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है? और बंगाल में लोकतंत्र का उपहास करना हो जिस तरह से टीएमसी, कांग्रेस या बीजेपी, कौन इनमें से आगे आएगा? और सबसे आखिरी सवाल, बंगाल में हिंदू ओबीसी का हक छीने जाने का मामला क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को मजबूत करता है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ यहां स्टूडियो में हैं। मेरी बाईं ओर आज प्रोफेसर नवल किशोर यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। और हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं आज लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब, प्रदीप भट्टाचार्य कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है मानव जायसवाल जी को, जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मानव जायसवाल जी, हर तरफ आपने ये नारा लगाया कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। आज मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि जब बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले इस तरह की बमबारी हो रही हो, जब आपको मुश्किल हो कि केंद्रीय बल ना आ पाए, जबकि हाईकोर्ट का ऐसा ऑर्डर हो, लोगों की मौतें हो रही हैं पंचायत चुनाव से पहले, तो क्या आज लोकतंत्र बंगाल में खतरे में नहीं है? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है नाविका जी। बहरहाल मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि देश समझ चुका है कि बंगाल में जब 2021 का इलेक्शन हुआ था, यही केंद्र बहानी आई थी और जिस तरीके से हमको लोगों का वोट मिला। मेरे पास एक चार्ट है, इसमें भाजपाइयों ने लगभग 50-52 हजार नामांकन किए हैं। 80,000 के आसपास नामांकन होता है, 85-86, हमारा 86,000 है और उन लोगों का 56,000 है। बहुत सारी जगहों में इनके पास लोग नहीं मिले हैं। और ये जो दिखा रहे हैं ना, ये लोग अपने जो गुरुजन जो है, उनके जो राजा हैं, दरबारी लोग जो लोग हैं, उनको बताने के लिए कि बंगाल में बहुत ही प्रॉब्लम है और इसके वजह से भैया हम नामांकन देने में हमको बहुत असहमति हो रही है, बहुत असहाय है हम, ये चल रहा है। हाईकोर्ट ने भी एक संज्ञान लिया, बहुत अच्छा है, ये फेडरलिज्म के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि भाई इलेक्शन हो और हम चाहते हैं कि इलेक्शन अच्छे से हो। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी प्रतिबद्ध है, वो चाहते हैं, उन्होंने बोला है कि भैया हर जगह से आप आइए, इलेक्शन करिए, आपको कहीं पे भी तकलीफ है हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन चल क्या रहा है, ये बौखलाई हुई है। जो नवो ज्वार बंगाल में एक तूफान की तरह लहर पकड़ा है। आप गुजरात में एक तूफान देख रहे हैं जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, बंगाल में एक तूफान आया है नवो ज्वार के हिसाब से, जो हर कोई को साथ लेके चल रहा है। और जहां भाजपा ही है, जहां ये सीपीआईएम है, जो पुराने इनकी ऐसी नीति रही है कि हमेशा मारकाट करो, और आज वो हाथ में हाथ मिला के बैठे हैं। ताकि जितने भी सीपीआईएम थे जो हार गए और जिनके पास कोई अस्तित्व नहीं रहा, वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। और कुछ यहाँ के भी जो सीपीएम माइंडसेट वाले लोग थे, शुभेंदु अधिकारी जी जैसे लोग,
वो भी भाजपा में पहुंच गए। वो सीपीआईएम माइंडसेट वाले थे, वो तो आपके साथ थे तब सीपीआईएम का माइंडसेट नहीं था, भाजपा के साथ आए तो उनका सीपीआईएम का माइंडसेट हो गया। और दूसरी बात आपने एक ये जवाब नहीं दिया कि ये जो बम नजर आ रहे हैं, ये बम जो चल रहे हैं, इस पर आपकी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर तो आपके राज्य की है, आपकी पार्टी की है, आपकी सरकार है, उस पर आपने एक जवाब नहीं दिया। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सब आपकी गलती है। बंगाल में भी कुछ हो तो आप ही की गलती है, मोदी की ही गलती है। देखिए, जैसे अभी कहा कि एक तरफ गुजरात में प्राकृतिक तूफान है और सरकार ने किस सजगता के साथ, संवेदनशीलता के साथ उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया है, परंतु बंगाल में राजनीतिक तूफान है। और दुख की बात यह है कि बंगाल की वह भूमि जहां पर कभी रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज वहां बमों के धमाके सुनाई पड़ रहे हैं। वहां पर हिंसा का तांडव हो रहा है, जो ललित कला साहित्य और बंगाली भद्रलोक के रूप में जाना जाता था। और ये सारी की सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जी के शासनकाल में तृणमूल कांग्रेस में इस प्रकार के उपद्रवी तत्वों को इतना प्रश्रय दे दिया गया है कि अब वो चाहे भी तो उनके नियंत्रण से बाहर हो गया है। और सरकार कैसे काम कर रही है, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आखिरी दिन 4 घंटे में तृणमूल कांग्रेस के 40,000 से अधिक लोगों ने नामांकन किया और 341 केवल ब्लॉक केंद्र हैं। और इसमें अन्य दलों के भी लोगों ने किया, लेफ्ट थे, कांग्रेस के थे, हमारे लोगों ने। आप सोचिए, यदि 40,000 लोग 341 ब्लॉकों पर 4 घंटे में नामांकन करें, इसका मतलब मुश्किल 2 मिनट में एक व्यक्ति का नामांकन हो गया। इतनी देर में तो सारे प्रपत्रों को देखना और सरसरी नजर से भी देख के ओके करना और डिपॉजिट करना है संभव नहीं। इससे साफ समझ में आता है कि सरकारी व्यवस्था का कैसा दुरुपयोग हो रहा है, चाहे हिंसा हो या चुनावी नामांकन करना हो। मैं प्रदीप भट्टाचार्य जी आपसे पूछना चाहती हूं, आप वरिष्ठ सांसद हैं, आज जो बंगाल में स्थिति है वो आप क्या कहेंगे? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है? क्या यहां आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखता? और अगर दिखता है, और अगर बीजेपी और अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दोनों ही एक ही तरह की याचिका डालते हैं हाईकोर्ट में, तो फिर आप किसको कहेंगे दोषी? देखिए, बात ऐसा है, मेरा तो 50 साल हो गया मैं पॉलिटिक्स में हूँ। बंगाल में मैं ऐसा तरीका से हिंसा कभी नहीं देखा है। आप तूफान का बात कर रहा है, यहाँ पर विस्फोट जो हो रहा है, हिंसा जो हो रहा है, तो तूफान का माफिक ही होता है। बंगाल में एक चीज़ अभी हो रहा है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। गवर्नमेंट ने हिंसा जो होता है इसको सपोर्ट करता है, पुलिस को इंस्ट्रक्शन देता है, जो हिंसा का साथ जुड़ा है उनको छोड़ दीजिए, वो तृणमूल पार्टी का वर्कर्स है। इसी का चीज़ बंगाल में चलते रहे एंड वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस, फाइटिंग ऑल द अपोजिशन पार्टीज। बीजेपी फाइट कर रहा है, सीपीएम पार्टी फाइट कर रहा है, आईएफएस फाइट कर रहा है, कांग्रेस फाइट कर रहा है। देखिए, हमारा साथ और जो पार्टी है, बीजेपी का साथ मेरा संपर्क अच्छा है नहीं, हमारा साथ अलग पार्टी का संपर्क अच्छा है नहीं, ये तो अलग बात है। एक एक पार्टी का एक एक मुद्दा है, एक एक पार्टी का चलने वाला रास्ता अलग अलग है, तो होते ही है। डेमोक्रेसी में तो ये तो होते ही रहेगा। लेकिन हमारा जो बंगाल में हमारा पार्टी को, हमारा कैडर लोग को जो पॉलिटिकल विजडम है, इसको एक्सप्रेस करने का लिए कोई मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तीनों मिला करके हमारे ऊपर में हमला चलाता है, डेज इन एंड डेज टुगेदर। आप सुन ले, अबाक हो जाएगा, आपने विस्मित हो जाएगा। काल ने एक जगह में मंगल कोट बोल के वर्धमान पूर्व एक तो जिला है, वहां पर हमारा आदमी लोग 11 बजे नामांकन दाखिल किया, 2 बजे जब आया रिसीट लेने का लिए, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो नामांकन लेते रहे ऑफिसर लोग, बोला है अभी होगा नहीं, उसको भगा दिया।
इसको जो भगा दिया उसी का समय में तृणमूल कांग्रेस का गुंडा लोग आके उसको धुलाई किया, उसको पिटाई किया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। ऐसे सारे बंगाल में चलते रहे। देखिए कमाल है और ये है चुनाव किस तरह से हो रहे हैं। प्रोफेसर नवल किशोर जी, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब आपको लोकतंत्र, देश का संविधान खतरे में नहीं नजर आता क्या? कांग्रेस पार्टी, ये तो बीजेपी नहीं कह रही, ये अभी जो कहा बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के प्रदीप भट्टाचार्य, जिन्होंने 50 साल राजनीति की है बंगाल में, उनका ये कहना है कि जो हो रहा है वहां पर वो जो सरकार है उसके द्वारा फैलाया हुआ एक टेररिज्म उन्होंने कहा। अब विपक्ष क्या कहेगा? क्योंकि हर वक्त आपको दिखता है कि हिटलर राज तो मोदी जी चला रहे हैं, बंगाल में क्या हो रहा है? देखिए, अगर आप पिछले 8-9 साल का इतिहास देखेंगे तो जिस तरह से भाजपा ने समाज में इस तरह का माहौल बनाया है, एकदम आपको लगेगा कि जो कम्युनलाइज करने का प्रोसेस है वही उसका मीडियम है पॉलिटिक्स का। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि जो हर एक राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं या कहीं पे कोई भी घटनाएं होती हैं तो उसमें उसी तरह के चीज़ दिखाई देते हैं। तो ये जो बंगाल में हो रहा है उसके पीछे भी अगर आप उसको विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि बंगाल में भी भाजपा लगातार ये कोशिश कर रही है उस समाज को, उस राज्य को कम्युनल टेंशन में डालने के लिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा को इसमें फ़ायदा होगा। उसको लगता है कि इसी तरह का अगर माहौल रहेगा, हिंदू मुसलमान जहाँ पे होंगे वहाँ पे फ़ायदा होगा, जहाँ पर ओबीसी के विदिन ओबीसी अगर कोई मामला आता है तो उन्हें फ़ायदा होगा। आप देखिए ना, ओबीसी के मुद्दे पर भी आपने बात कहा है, ओबीसी की गिनती की जब बात होती है तो भाजपा लगातार इसका विरोध कर रही है। और विरोध का भी जहां पे उनको फायदा दिखता है, जहां पर लगता है बिहार में कि हम ओबीसी का विरोध नहीं कर सकते हैं, वहां पे कहते हैं कि ओबीसी काउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन देश में कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। अगर समस्या है या अगर ओबीसी की अगर कोई समस्या है तो सबसे पहले उसकी पहचान तो होनी चाहिए। उस पहचान को करने में भी भाजपा राजनीति करती है, देश स्तर पे कुछ और बोलती है, राज्य में कुछ और बोलती है। मैंने कहा था ना सुधांशु जी, आप ही की गलती है, सब कुछ आप ही की वजह से हो रहा है, पूरे देश में भी और बंगाल में जहां आपकी सरकार नहीं है वहां भी। जवाब दीजिए। देखिए, नवल किशोर जी ने कहा बहुत स्वाभाविक है, ये तो उसी प्रवृत्ति के लोग हैं। ऐसा ही तो कुछ लालू प्रसाद यादव जी की जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार होती थी यही दिखता था ना बिहार में, ऐसे ही बम, ऐसे ही कट्टे, ऐसे ही आगजनी, चुनाव के दौरान हिंसा, कई चरणों में चुनाव होते थे। और ऐसा ही बुलडोजर राज का वो किसने किया, आप वो भी बता दीजिए। आप बताइए, अमित शाह जी जब वहां पे चल रहा है अपने टर्म पे। और मैं ये कहना चाहता हूं, जंगल राज की बात तो नीतीश कुमार जी ने कही थी जब वो छोड़ के आए थे, हाई कोर्ट ने कही थी, कोई बात नहीं। अब उन्हें लगा कि उनके जैसा, जैसे किसी को होता है ना कि अपने समान चीज दिखती है तो उसके मन में तुरंत आत्मीयता का भाव आ जाता है, तो वो अपने आप डिफेंड करने के लिए उनको सामने आ गए। और देखिए कितनी मजेदार बात कह रहे हैं कि सब कम्युनल हम कर रहे हैं। 2011 के बाद पश्चिम बंगाल में 71 जातियां ओबीसी में जोड़ी गई हैं, 71 में 65 मुस्लिम हैं। नहीं, अब नजर नहीं आता, यह कम्युनल करना नहीं है। आप सोचिए, पिछड़ों का इतना बड़ा हिस्सा मार दिया जाए, 91% मुस्लिमों को हिस्सा मिल जाए पिछड़ों में, मगर इनको कोई समस्या नहीं होती। और यह जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों के जमाने तक जातिगत जनगणना होती थी। 1951 में जब पहली सेंसस हुई तो उस समय नेहरू जी का निर्णय था कि जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, लोहिया जी भी साथ में थे। आज नवल किशोर जी कह दें लोहिया जी गलत थे, नेहरू जी गलत थे, सरदार पटेल गलत थे, और हम ये कहने को तैयार हैं। चलिए, अब मैं ये भी कहता हूं कि जो आप संख्या की बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, पिछड़ों की संख्या तो बताइए, पहले ये तो बता दीजिए कि आपने अपनी पार्टी में अन्य पिछड़ा वर्ग तो छोड़िए, अन्य जातियां छोड़िए, अपनी जाति में संख्या 1 से शुरू होती ना, एक व्यक्ति बताइए यादव समाज का जिसे या तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो या मुख्यमंत्री बनाया हो। ये प्रोफेसर है, इतने पढ़े लिखे योग्य हैं, मगर पार्टी का नेतृत्व तो नहीं हो सकता। संख्या 1 से 2 पे नहीं जाएगी, एक ही परिवार पे केंद्रित रहेगी। जातिवाद का चूरन और परिवार के हाथ में संपत्ति, और गणना की बात करना सारी जातियों की और अपनी जाति में एक के अलावा दूसरे को कोई गणना का मौका नहीं देना। सही सवाल उठाया आपने, और यही सवाल मैं पूछना चाहती हूं मानव जायसवाल से। जवाब तो देने दीजिए। नहीं, जवाब आपने बोला कि जवाब देना चाहिए। देखिए, सुधांशु
चतुर्वेदी जी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर परिवारवाद की आप बात करते हैं तो परिवार जो है वो तो भारतीय परंपरा में एक पवित्र संस्था है। लेकिन ये जो संघ परिवार है उसकी इच्छा के बगैर में बीजेपी में कोई मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? ये आप बताइए, पूरे देश को बताइए कि इस भाजपा के पीछे जो संगठन खड़ी है उस संगठन का राजनीतिक और प्रजातांत्रिक योगदान क्या है। वो एक सरकार को तो अपने हिसाब से बताइए ना, ये सवाल तो बीजेपी कई बार पूछ चुकी है। आप बता दीजिए बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? नहीं, बीजेपी कम से कम एक परिवार से तो नहीं है लेकिन लालू जी का बेटा, तेजस्वी का बेटा, फिर आगे जिसको आरएसएस चाहेगी वही होगा। और आप ये आरएसएस बड़ा परिवार है, वैसे तो पूरा भारत हमारा परिवार है। उसका डायरेक्ट चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो लोकतंत्र में उसको भरोसा है किसी दल को अपने पॉकेट में रख के और पूरे देश को नचाना, आप कम से कम इतना बता दीजिए कि बंगाल में इस वक्त लोकतंत्र चल रहा है कि नहीं? नहीं, लेकिन बंगाल में जो भी हो रहा है उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। कम्युनलाइज करने के लिए वो पूरा प्रयास करती रही। एक लाइन बोल देता हूं, देखिए अपनी सुविधा के अनुसार कैसे तर्क बदलते हैं। एक तरफ कहेंगे मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो संघ परिवार तय करता वो होता है। मेरे भाई पहले तय तो कर लीजिए कि आप आरोप किस पे लगाना चाहते हैं। जब जैसा मौका मिल गया तो मोदी जी पे आरोप लगा दो, जब जैसा मौका मिल गया तो पूरी तरीके से। और इन्होंने कहा भाजपा जिम्मेदार है। मान्यवर, पश्चिम बंगाल के बारे में अगर कोई ये बोलता है तो ये एक त्रासदी मानी जानी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां इस देश में सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था और भयंकर नरसंहार हुआ था। और उस समय तक भारत आजाद नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ का नामो निशान नहीं था। यह बताइए उस समय हिंसा किसने करवाई थी? मतलब ऐसा इतिहास बदल देते हैं कि साहब सारा सांप्रदायिकता के लिए ये जिम्मेदार है, और वो जहां पे डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में कोलकाता से शुरू हुआ। मानव जी, सवाल ये है कि लोगों का ये कहना है जातियां आप जोड़े चले जाएं, 71 में से 65 मुस्लिम जातियां, लेकिन ओबीसी के आरक्षण पर आपसे कोई सवाल ना पूछे। आपके यहां बम चले लेकिन सवाल पूछे जाएं बीजेपी से। प्रदीप भट्टाचार्य जी खुद कह रहे हैं कि वहां पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, वहां पर किसी को नामांकन दाखिल करने तक की इजाजत नहीं है। लेकिन गलती आपकी नहीं है, गलती या तो कांग्रेस की है, गलती या तो बीजेपी की है। ये मानव जायसवाल जी, ये कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है? क्या स्टेट को जवाब नहीं देना चाहिए? आपके जो प्रश्न है वो दो परिप्रेक्ष्य आप रखिए। पहले तो जो ये हमारे बुद्धिजीवी और गुरुजन जो है भट्टाचार्य जी, वो मूलतः तो कांग्रेसी हैं, ये मान लेते हैं। हमारे जो पूर्वज थे उनको मार दिया गया, उनको काट दिया गया, उनके खून से सने हुए भात को उनकी माताओं को खिलाया गया, ये सीपीएम ने किया था। और ये सीपीएम के साथ गठबंधन में है। ताली मारिए। जिन्होंने अत्याचार किया, जिन्होंने नरसंहार किया, आज ये इनके पार्टनर हैं। इनसे मुझे क्या सीखना होगा? अब आप मुझे बताइए। जहां तक हमारे और एक बड़े गुरुजन हैं, बीजेपी के सबसे बड़े प्रवक्ता आज के डेट में, हमारे बड़े भाई, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। भाई कितनी जातियां हैं हमारे बंगाल में ओबीसी की? आपने बड़ा सुंदर आकलन किया, 61 बता दिया, 70 बता दिया, 188 ओबीसी के आकलन में है सर। लगभग 80 सुनिए सर, एक बार संशोधन कर दूं, मैंने 2011 के बाद का टोटल 179। हमारे सुन लीजिए, पूरा बोलिए ना, आधा सच की झूठी है। पूरा बोला था आपका लाइन ड्रॉप हो गया था, आप सुन नहीं पाए होंगे। उन्होंने सीधा कहा था 2011 के बाद 71 ऐड हुई थी। नविका जी मैं रोज सुन रहा हूँ। बीजेपी भाजपाई जो है ना, वो आधा सच ही बोलते हैं, पूरा सच छुपा लेते हैं। अब मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ कि सर मणिपुर आपकी राज्य है ना, आप वहां पे जीते हैं ना, 45 दिन से आगजनी हो रही है। अच्छा। माताओं के साथ रेप हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी वहां के प्रधानमंत्री नहीं है। वो देश के अन्य राज्यों के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, वो वंदे भारत के प्रधानमंत्री हैं। झंडा दिखाओ, उड़ीसा में 500 लोग मार डालो और जाके फोन में चुपके से बात कर लो। ये है शिष्टाचार। सुनिए सर,
आप मानव डरे हुए हैं। जायसवाल जी, आपके मानव पास कोई जायसवाल जी, आप समाधान नहीं है, मणिपुर का सवाल उठा रहे हैं तो मणिपुर का जवाब जरूर सुधांशु जी देंगे। आप सिर्फ बंगाल का तो कैसे देंगे, दे दीजिए ना, वहां तो आपकी 45 सरकार है। दिनों से आगजनी हो रही है, कैसे देंगे? नहीं तो कैसे आप देंगे? बंगाल की आगजनी की जवाब दीजिए, मणिपुर की आज जो मणिपुर से लोग बंगाल में आ रहे हैं इलाज कराने। मणिपुर का बंगाल में जवाब मैं इलाज सुधांशु कराने जी आ से रहे हैं, लूंगी, आप बंगाल का तो जवाब दीजिए। बंगाल का ही दे रहा हूँ, वो लोग बंगाल में आ रहे हैं इलाज कराने। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको, रूबी, हमारा रूबी जनरल हॉस्पिटल है। मेरे 13 आपके FIR है, कितने लोग मुझे आए तो हैं वहां यहाँ मत पे? बुलाइए, मुझे तो वहां नहीं, मत आप बुलाइए। देखिए भारत का ही हिस्सा है नाविका जी, और आप भी देशभक्त हैं। हमारे पूर्वजों ने गोली खाई थी, तब जाके भारत की कल्पना हुई, और आप इतने छोटे मोटे चिटपुटिए जो टट्टू वाले जो गुंडे भाजपा के, उनसे डर गई। प्रदीप भट्टाचार्य जी, आपको जवाब ये मिला? प्रदीप भट्टाचार्य प्रदीप भट्टाचार्य जी, आपको जवाब मिला कि बंगाल की आज की स्थिति ऐसी क्यों है, आगजनी क्यों है, बम क्यों है? आपको कोई जवाब मिला प्रदीप भट्टाचार्य जी? सुनिए, मेरा एक बात है, छोटा बात है। आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। If the government desires that they will control this violence, they can do this thing immediately. If there is serious type of violence are occurring in different villages, it is the police, if you give them the free hand to stop this thing, पुलिस ये काम अभी अभी कर सकता। पुलिस लोग ने हम लोग को बोला हम लोग क्या करेगा सर? What we can do, sir? झूठ है सब। There झूठ is है। an order सब from झूठ है नाविका जी, सब from झूठ the है। government. सब झूठ है, किस- कांग्रेस भी झूठ है। सुधांशु जी, प्रदीप भट्टाचार्य जी ने इतना ही कहा कि अगर सरकार चाहे तो वो ये रोक सकती है जो इस वक्त मार काट वायलेंस चल रही है, लेकिन सब झूठ है। सुधांशु जी, देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी जी की जो बात अभी मानव जी ने कही, मैं उनकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूं। हाँ, ये सही है कि कम्युनिस्टों ने हिंसा का तांडव किया था, और उस हिंसा का सामना ममता बनर्जी जी ने भी किया। अरे भाई, ममता बनर्जी जी ने भी किया, तो इसलिए उन्हें तो और संवेदनशीलता होनी चाहिए थी। और मैं ये भी याद दिलाऊं, जिस जमाने में उस हिंसा के तांडव को ममता जी सामना कर रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ दिया था, और हमें यह अपेक्षा थी कि कम से कम आपके शासन में आने के बाद ऐसा नहीं होगा, पर आप तो उनसे भी ज्यादा खलनायक निकले। और मैं यह भी याद दिलाना, आपने कट्टा बोला था, कट्टा, नाविका जी ने कट्टा बोला था, लेकिन भूल गए। अरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख का टर्की पिस्टल मिलता है भाई, तुर्किस्तानी पिस्टल। अब मुझे तो पता नहीं बम कैसा दिखता है, मुझे पता नहीं बम कैसा दिखता है, लेकिन बाल्टी के अंदर वो रंग बिरंगे, अब ये सुतली बम है, क्या बम है हमको नहीं मालूम। बम का कारोबार किया नहीं, देख लीजिए। गुलाबी भाजपा नीति। अरे देखिए भाई, अरे गुलाबी भाजपा, अरे भैया, शासन में तो हिंसा कर रहे हैं, डिबेट में हिंसा मत करिए, वाक हिंसा मत करिए। नहीं, डिबेट में तो सर आक्रोश रहता है, तो इसलिए नहीं, अब समझ में आ रहा, जब डिबेट में इतना आक्रोश है तो वहां कितना बम गोली चलती होगी समझा जा सकता है। और खासकर तब जब संज्ञा भाई कोतवाल, तब डर का है का पीछे तो पुलिस बंगाल सर, याद करिए, आपको कट्टे की आवश्यकता नहीं है, आप तो पिस्टल। अच्छा, मणिपुर में ना सर AK-47 चल रहा है। अरे आपका मणिपुर का, चलिए एक मिनट, इसे कहते हैं रस्सी जल जाए पर बल ना जाए। नहीं, पर मणिपुर पर भी जवाब बता रहा हूं ना, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया। सुनिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया, अब है प्रदेश की पार्टी, मगर देश भर का भाषण देने में लगे हुए हैं। भाई, अपने राज्य का जवाब दीजिए। अब मणिपुर का मैं जवाब देता हूं। मणिपुर का जो विषय है, देश को सिखाता था सर, आपने बताया सर, मैं वही तो मैं कह रहा हूं, बंगाल देश को सिखाता था। बंगाल में सभ्यता संस्कृति फलती फूलती थी, और आज ऐसा लग रहा है कि बाल्टी में बम ऐसे रखे जैसे फल और फूल रखे हुए हो। और आप क्या बात कर रहे हैं भाई? मानव जी, संयम कैसे खो दे रहे हैं? संयम खो दे रहे हैं। मानव जी, संयम कौन खो रहा है? ये तो दर्शक देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मानव जी, मणिपुर पे आपने सवाल पूछा, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, मैं अजीज खान साहब और हर्षवर्धन जी के पास भी जाऊंगी। सुधांशु जी पहले देखिए, मणिपुर की जो घटना है, एक निर्णय
जो कि कोर्ट के आदेश और संवैधानिक प्रक्रिया से हुआ। उस कारण से दो समुदायों के बीच में संवेदनशील परिस्थिति उत्पन्न हुई। सरकार पूरी सतर्कता के साथ उस पर काम कर रही, जिसका प्रमाण यह है कि गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, जैसे ही ये घटना शुरू हुई थी मणिपुर की, कर्नाटक का चुनाव प्रचार छोड़कर गए थे और वहां पे जाके बैठक किया और कार्य किया। मगर आपने अपने मुंह से कहा कि मणिपुर में तो 1.5 महीने से चल रहा है। अरे बंगाल में तो 12 साल से चल रहा है और हर चुनाव में चल रहा है। यहाँ पे कोई तात्कालिक कारण नहीं नजर आता है। यहाँ सुनियोजित व्यवस्थित योजना नजर आती है। यह मणिपुर और पश्चिम बंगाल में जमीन आसमान का अंतर है जो आपकी सरकार ने करने का प्रयास किया है। और दुख की बात यह है कि कोर्ट की फटकार मिलने के बाद और जनता के साथ बात कर रहे हैं। चिंता मत करिए, कम्युनिस्टों ने जिस ढंग से यहाँ पर खून बहाया था, जनता ने उनको भी दंड दिया और आपका भी समय, आपके साथ भी जनता उचित निर्णय लेगी। आप माटी की बात करते हैं, भारत माता के खिलाफ खड़े होने वाली शक्तियों के साथ खड़े होते हैं, माटी को खून से रक्त रंजित कर देते हैं और मानवता की तो वो स्थिति वहां नहीं रहती। मानव जी आज तो आपसे बहुत डर लगने लग गया है। आप बहुत उत्तेजित हैं मानव जी। नहीं, मुझे तकलीफ है मैडम। हमारे कुछ लोग हैं मणिपुर में जो मारे गए हैं। मुझे तकलीफ है। सर मुझे भी तकलीफ है। मैं बंगाल में पैदा हुई हूँ, कोलकाता में मेरा जन्म हुआ है, मुझे भी तकलीफ है। ये जो तस्वीरें आ रही है ना, मुझे इससे भी तकलीफ है, मणिपुर से भी तकलीफ है। मैं मणिपुर का सवाल सुधांशु जी से पूछ रही हूँ, लेकिन बंगाल का जवाब आप दे नहीं रहे हैं। अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पूरी आप विपक्षी एकता जरूर करिए, फेविकॉल के डब्बे, ट्रक सब मंगवा लीजिए, लेकिन आज जो बंगाल में चल रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि संविधान और देश का लोकतंत्र किस तरह से बलि चढ़ रहा है, लेकिन चूं नहीं निकल रही है। कांग्रेस पार्टी वहां कोर्ट में है, बीजेपी वहां कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला आया है कि सेंट्रल फोर्सेस को वहां भेज दिया जाए, लेकिन उस पर भी जो स्टेट है उसको भी रिव्यू पिटीशन डाल रही है। अब मैं पूछना चाहती हूं, एक भी जवाब आपको मानव जायसवाल जी से मिला कि बंगाल में जो हो रहा है क्यों हो रहा है और सरकार की क्या जवाबदेही है? एक भी जवाब मिला? जी जी, देखिए नाविका जी, हिंसा कहीं पर भी हो, इसमें नो डाउट कि ऐसे मौके पर जहां चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो पर्व के रूप में मनाया जाता है, अगर उसमें कहीं पर भी हिंसा होता है तो मुझे लग रहा निंदनीय है। इसमें बिल्कुल इसकी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है कड़े शब्दों में। लेकिन बहुत अहम सवाल है, वो क्या है? वो शेर की सियासत को लहू पीने की लत है, बाकी मुल्क में सब खैरियत है। काटा किसने बोया? आप खुद अंदाजा लगाएं, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का चुनाव था, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था, किस कदर यही बीजेपी के लोगों ने नंगा नाच नाचा है, नंगा नाच। यहां पर हमारे प्रत्याशियों को वो स्थिति पैदा की कि उनके घरों को खोद दिया गया। एक महिला, लखीमपुर में एक महिला की साड़ी तक को खींचा गया। क्या क्या नहीं जुल्म किया गया, नामांकन नहीं करने दिया गया, तमाम तरीके की परिस्थितियां पैदा कर दी गई। डीएम और एसपी मिल करके चुनाव लड़े, बीजेपी के साथ पैरेलल चुनाव लड़े। चिल्लाते रहे हम लोग, आवाज उठाते रहे, समाजवादी पार्टी के लोग आवाज उठाते रहे, चुनाव आयोग से कंप्लेन करते रहे। कोई सुनने को तैयार था? कोई सुनने को तैयार था? आप जो बो रहे हैं ना, पूरे देश में नफरत बो रहे हैं, नफरत, वो नफरत फैलेगी और वो नफरत के जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। आज आप देखिए तमाम बातें हो रही हैं साहब, ओबीसी मुसलमान, ओबीसी हिंदू, अभी कैंडिडेट मिल नहीं रहे इनको, चुनाव लोग लड़ना नहीं चाह रहे हैं। आज बंगाल में पूरी तरह से बीजेपी साफ हो चुकी है, उसका पत्ता साफ है, लेकिन हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और रही बात हिंसा की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी चाहती है ध्रुवीकरण हो जाए और ध्रुवीकरण करके वो कहीं ना कहीं चुनाव को जीतना चाहती है, चुनाव में उसका लाभ लेना चाहती है। लेकिन जनता होशियार है, समझदार है जनता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कांग्रेस भी ध्रुवीकरण करवाना चाह रही है इस लहजे से, तो क्योंकि बीजेपी के साथ कांग्रेस की भी याचिका है, नंबर 1। नंबर 2, कह रहे हैं अजीज खान साहब कि बीजेपी वहां से साफ हो चुकी है। अगर साफ हो चुकी है
तो ये जो बम चल रहे हैं तो बीजेपी नहीं करा सकती, तो साफ हो चुकी है ही नहीं वहां पर, उसका कोई जनादेश नहीं है, उसका कोई वहां पर बोलने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर बीजेपी कैसे करा रही है? ये अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहे हैं? नाविका जी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, ये आज टीवी पर हास्य का पात्र हैं, हमें बात ही नहीं रखने दे रही है। और मुझे लगता है कि देश के लोगों की जो पीड़ा है वो आज एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के इस तरह के अज्ञान प्रदर्शित करने से और बढ़ गई होगी। जिस राज्य में प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कुछ हुआ है, कम्युनल वायलेंस, उसको छोड़ दें। 60 के दशक से जिस तरह से, और वो पूरी तरह से कम्युनिस्ट वायलेंस रहा, बीच में 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने भी कोई कमी नहीं की, उनके ऊपर भी खूब आरोप लगे, लेकिन कम्युनिस्ट वायलेंस रहा। उस राज्य को जो भद्र लोक के लिए जाना जाता था, जो कला संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो आंदोलन के लिए जाना जाता था, उसको क्या कर दिया? वहां मतलब ये है कि अगर आप दूसरी विचारधारा नहीं है तो आपको मार देंगे, आपको खत्म कर देंगे। गांव गांव में ये जहर फैला हुआ, ये देश के किसी हिस्से में नहीं हुआ। और ममता बनर्जी जो उसी से लड़कर इतनी बड़ी नेता निकली, आज उनके प्रवक्ता मानव जी का हाल देखिए किस तरह से बोल रहे हैं, और उनका वश चले तो शायद टीवी में से ही कुछ, जिसको कहते हैं ना कि वो कुछ थोड़ा एक कदम आगे बढ़ जाएं। अरे भाई, आपके यहां हर बार अर्धसैनिक बलों की तैनाती उच्च न्यायालय के निर्देश पर होती है। कभी तो थोड़ा शर्माइए, आप लोग नेता लोग हैं, आप लोग सरकार में हैं, सत्ता में हैं, जरा सा तो शर्म कीजिए। और लोकतंत्र के समय में अगर जनता को अपना वोट डालने में या जनप्रतिनिधि बनने के रास्ते में इस तरह की बाधा पड़े तो ये शर्मनाक है, ये पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। और उसमें अगर कोई आके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कह रहे हैं कि बंगाल में भाजपा कर रही है ध्रुवीकरण, तो भैया फिर क्या कहें, तो अज्ञान की पराकाष्ठा। रखने नहीं दिया था आपने। हाँ, अजीज खान साहब, अगर बीजेपी कर रही है, आप तो कह रहे हैं वहां है ही नहीं। जी देखिए, ज्ञान अच्छा दे रहे हैं, मैं इनके ज्ञान का सम्मान करता हूं, लेकिन सच्चाई क्या ये इनको भी पता है। आज जो सच है वो सामने आ रहा है। बीजेपी जहां सत्ता में होती है और सत्ता को कंटिन्यू हासिल करने के लिए वो दंगा करवाती है, जहां विपक्ष में रहती है वहां सत्ता में आने के लिए दंगा करवाती है। तो ये दंगाई पार्टी है, ये तो हमेशा दंगा कराने के लिए मशहूर है और हर शख्स जानता है। अब तो इस मुल्क का बच्चा जान गया है कि चुनाव के लिए बीजेपी किसी हद तक जा सकती है। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में और बाकी पार्टियां नहीं, बाकी पार्टियां नहीं, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था, चाहे जिला पंचायत वैसे दंगों की बात आपने कही तो एनसीआरबी का डेटा दिखा देती हूँ। शामिका रवि रिसर्चर हैं, उन्होंने रिसर्च की है और दंगों की जो ग्राफ है वो नीचे आई है, पिछले 10 सालों में ये नीचे आई है। आप माने या ना माने, ये एनसीआरबी का डेटा है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक दंगों की बात है तो मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं, यदि उत्तर प्रदेश के इतिहास में, चूंकि अब अजीज खान साहब यूपी से ही हैं, 45 जिलों में कर्फ्यू रहा है तो आपके शासनकाल में 1 दर्जन जिलों में सेना बुलानी पड़ी है। तो अगर आपको न याद हो तो याद दिला दूं, 1990 में आपके कार्यकाल में। और यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सेना बुलानी पड़ी है तो डेट न याद हो तो याद दिला दूं, 13 सितंबर 1994 सपा बसपा के द्वारा आहूत उत्तर प्रदेश बंद के दौरान। और देखिए कितनी मजेदार बात मुझे याद आ गई नाविका जी, अभी इनकी पार्टी नेशनल अपनी एग्जीक्यूटिव जाके कोलकाता में की थी। ममता जी ने अखिलेश जी का बड़ा स्वागत किया था, कहा उत्तर प्रदेश से मेहमान आए हैं, और 2021 के चुनाव में कहती थी यूपी से गुंडा लोग आ रहे हैं। आप सुनिए बड़ी मजेदार बात, ये उस पार्टी का इन्होंने स्वागत किया जिसके की बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, लखनऊ वाली बुआ जी यानी मायावती जी ने बोला था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। यह हमारा वाक्य नहीं था, ये उनका वाक्य था। तो लखनऊ वाली बुआ जी को तो गुंडागर्दी पहले समझ में आ गई थी, अब कलकत्ते वाली बुआ जी यानी ममता बनर्जी जी को कब समझ में आएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ऐसे कैसे लोग चेहरे बदल लेते हैं केवल किस लिए कि मोदी जी के प्रति घृणा करने के लिए कोई भी साथी मिल जाए तो दंगे, आतंकवाद, अपराध और चुनावी धांधली सब समान। देखिए एक ही थैली के चट्टे बट्टे कैसे यहां पे सब एकत्र हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश हाथ उठ रहे हैं पैनल पर। मैं आपके पास भी आऊंगी, मानव जी, अजीज खान साहब आपके पास भी, लेकिन प्रदीप भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। श्रुति मिश्रा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रही है ये सवाल
टीएमसी के प्रवक्ता कांग्रेस को कोस रहे हैं। 23 को ये लोग पटना में मिलेंगे, क्या चर्चा करेंगे, क्या एक दूसरे से तू मैं करेंगे? दादा जिगीश করছে শ্রুতি মিশ্রা বলছে আপনি একসঙ্গে বসবেন, একসঙ্গে বসবেন 23 जून के। दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज ये तो अलग चीज है। ये तो শুনিয়ে নিশ্চয়ই একসঙ্গে বসবে, কারণ হচ্ছে ডেমোক্রেসিতে, ইন দ্য ডেমোক্রেসি ইউ হ্যাভ টু সিট টুগেদার, হুএভার ইট মে বি, ইউ মে লাইক ইট, ইউ মে নট লাইক ইট, ইউ মে ডিফার হোয়াট হি ইজ সেইং or she is saying, but in democracy all the people will assemble, there is no problem to that. ठीक, okay, the only untouchables is the BJP, है ना सुधांशु जी? देखिए डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए ये एक इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो याचिकाएं हैं, ये जो बंगाल की लड़ाई है, ये तो अलग है, होती रहे। जो ये लोग पटना में एकत्र होने जा रहे हैं, एक अंग्रेजी में कहावत होती, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। देखिए कैसा हुआ पहले। अरे घबराए नहीं, हम आपको बता रहे हैं। अरे बता रहे हैं देश स्तर पे। अरे अब दिख रहा है, सुनिए। अरे उसको कहने पे तुले हुए हैं कि वो बेकार है। नहीं नहीं नहीं, अरे मत उसका। अरे मैं तो आपको बात बता रहा हूं, सुनिए। पहले ही आने से पहले ही पटनम और बिहार में पुल टूट गया, कितनी मजबूत पुल तो अब सुनिए टूटी है। और अभी बनाने वाले आपके के मंत्री थे। पुल टूट गया। और सुनिए मंत्री कौन था? मांझी छोड़ के चला गया। मंत्री का नाम अब भैया मांझी भी छोड़ के चले गए आपसे मिल और पुल भी टूट गया। अब आपकी नैया, भैया की नैया डूबेगी, इसकी संभावना पूरी नजर आ रही है आपके पास। भैया कौन सी? भैया की नैया में हिचकोले आ रहे हैं। भैया की नैया के पास ना मांझी रह गया ना पुल रह गया। एकदम आप देखिएगा कि पुल नवल किशोर जी, आप सुनिए ना, आपके लिए भी बहुत सवाल आ रहे हैं, पब्लिक के सवाल। नेहा सिंह का दिल्ली से सवाल है, रविंद्र संगीत और सोनार बंगला वाला बंगाल क्या हो गया? आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी जिम्मेवार है, लेकिन वो ममता के उस बयान का जिक्र भी नहीं करते जिसमें उन्होंने खुलेआम ये कह दिया था कि रमजान में मुस्लिम हिंसा नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहती हूं टीएमसी वालों से, क्या ममता दीदी को सपना आया था कि मुस्लिम दंगा नहीं करते? पहले तो आप जवाब दे दीजिए, फिर मानव जी तो से। पूरा भाजपा पूरा तंत्र लगा रहता है कि मुस्लिम ही यहाँ पर आतंकवाद है, मुस्लिम नाम होने का मतलब ये आतंकवाद है। भाजपा बता दे कि कहां से उसको सूचना है कि सारे आतंकवादी मुस्लिम ही हैं। ये तो हमारे चैनल का बयान नहीं, ये हमारे नहीं चैनल का बयान। मैं कह रहा हूं कि पूरा मुस्लिम को बदनाम करने के लिए तो पूरा भाजपा का एक IT सेल लगा हुआ रहता है। वो बताए कि इस देश में जो लोग रह रहे हैं। एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, ये ममता बनर्जी जी ने जो बयान दिया था कि मुस्लिम रमजान में दंगा नहीं कर सकते, वो दिया था रामनवमी के संदर्भ में। मतलब रामनवमी पे हिंदू कर सकते, मुस्लिम नहीं कर सकते। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब ये पहला डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने मनाया था 16 अगस्त 1946, रोजे का दिन था। और ना पता हो तो बता दूं, 17वां रोजा था उस दिन। कुछ नहीं पता रहता है, आकर केवल बंगाल का व्यक्ति ये बोले कि रमजान में नहीं करते। और जो मैंने बोला है, मेरे सारे विरोधी लोग बैठे हैं, यदि गलत बात बोल रहा हूं तो आप मुझसे कहिए, मैं अपना शब्द वापस ले लूंगा। रमजान के दिन में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। और कश्मीर में जो होता था, हमारी सेनाएं सीज फायर करती थी रमजान के समय में, मगर उधर से गोलियां चलती थी। इसलिए ये कह के और कुछ नहीं, मुस्लिम समाज का अपमान करते हैं और सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमानों को साथ रहना चाहते हैं। भले और सभ्य मुसलमान इनको अच्छे नहीं लगते, इनको राष्ट्रवादी मुसलमान अच्छे नहीं लगते, केवल अपराधी और आतंकवादी अच्छे लगते हैं। आप अच्छा एक बात बताइए सुधांशु जी, आप तो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान। कौन है आपके यहाँ राष्ट्रवादी मुसलमान MP? बताओ, मैंने आपको मिला नहीं। 140 करोड़ की आबादी में कोई मिला नहीं। रुक जाइए, अभी समझा बोल लीजिए तब मैं बताऊं। अब मैं दूसरी तीन क्रम में बोलता हूँ, 3 क्रम। पहला क्रम ये हुआ, बैकवर्ड जाते हैं। दूसरा क्रम, जब आप कश्मीर की बात करते हैं ना, कश्मीरी पंडितों की, तो भाई 1990 में आप ही ने सरकार को समर्थन दिया था। बिना आपके समर्थन के ये सब नहीं हो रहा था, और आपने सरकार गिराई नहीं। आपको वोट बैंक चाहिए था, हिंदू मरेगा नहीं तो आपको वोट देगा कैसे? अब तीसरी क्रम में जब आप बात करते हैं, बंगाल में रामनवमी जब हुई थी, मैंने खुद यात्रा निकाली थी, राम यात्रा, और मैंने नारा दिया था। हम लोगों ने, बंगाल की जो हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी, उनसे प्रेरणा लेते हुए हमने नारा दिया था, राम लल्ला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी। विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, RSS,
ये दंगई है। नहीं, नाम तो नहीं लिया था, नाम नहीं लिया था मानव जायसवाल जी। मैं साउंड बाइट आपके लिए चला दूंगी। विश्व हिंदू परिषद, नहीं, आरएसएस, भाजपा, उस वक्त नाम नहीं लिया था। दंगई पैदा कर देते, अलग अलग बयान जरूर होंगे, लेकिन उस वक्त उस वाक्य में नहीं लिया था, उस वाक्य में नहीं लिया था। खैर एक सवाल आपके लिए और भी है। अतुल कुमार समस्तीपुर बिहार से पूछ रहे हैं, मुझे तो अभी अभी गोवा का चुनाव याद आ रहा है जब टीएमसी और आम आदमी पार्टी वाले भिड़े हुए थे। जब दोनों हार गए तो आपस में मिल गए। 23 को ये सब मिलेंगे क्या, इसी पर चर्चा करेंगे। नाविका जी, ना कोई नीति ना कोई नियत है, ऐसा लगता है कि इन्हें बस मोदी को हराना है इसलिए हाथ मिलाना है। जवाब दीजिए। पहले तो हमारे जो भाई साहब हैं, अब ये मत सोचिए कि मोदी जी इतने बड़े हो गए हैं कि भैया वो अकेला लड़ रहे हैं, हम उन्हीं को हरा रहे हैं। अरे भाई, उनके साथ इंडिया है, उनके साथ लगभग अभी भी शायद 6-7 पार्टियां होंगे। अच्छा, अभी तो कह रहे थे कोई है नहीं, अभी कह रहे थे कोई है नहीं। नहीं, अकेले नहीं जीते हैं वो तो आपको भी पता है। अकेले नहीं है, 140 करोड़। सुनिए, जो गद्दार होता है वो पीठ पे छुरा भुगता है, और सबसे बड़ा गद्दार कौन होता है पता है? वो दोस्त बना के पीठ पे छुरा भोग देता है, जिसके कंधे पर चढ़ के गद्दी मिलती है और उसी को शमशान घाट की याद दिला देता है। अब आपको पता चल जाएगा, नीतीश कुमार जी, शिवसेना, अकाली दल, अनगिनत है, आपको पता चलेगा और आने वाले समय में भरपूर पता चलेगा। ये जो एलजीबी बीच बीच में आती है उसमें भी भाग भाग कर दिया है, भाग। सुनिए सुधांशु जी, बहुत अच्छी बात है, आप देश हित में काम करिए, देश को समृद्ध बनाइए, लेकिन आप समृद्ध बना रहे हैं कर्जा में। 54 लाख करोड़ का कर्जा 163 लाख करोड़ कर दिया। मानव जायसवाल जी, सारी बातें सारे आंकड़े आपके सही हैं, लेकिन एक बात तो बता दीजिए, बंगाल में बम क्यों चल रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा, इनके वजह से ये दंगे ही बना रहे हैं ना, आपके बगल में बैठे। पर आपने तो कहा इनका सफाया हो चुका है, ये तो है ही नहीं वहां। वो जो राइट विंग है ना, राइट विंग, वो सबसे रॉन्ग है। पर वो तो है ही नहीं ना। अरे नहीं, इसीलिए तो पैसे देके, पैसे से है ना मैडम। देखिए 37 लाख करोड़ रुपया चलन में आ गया, 2000 रुपए के नोट बंद हो गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको ये अजीब नहीं लगता? एक तरफ कहते हैं अस्तित्व नहीं है बंगाल में, डर गए, हार गए, भाग गए, और दूसरी तरफ कहते हैं यही सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, कंट्रोल में कौन है बंगाल में? नाविका जी, मुझे लगता है कि मानव जायसवाल जो कर रहे हैं, अब प्रदीप भट्टाचार्य जी, और आज मैं उनको बड़ा धन्यवाद करूंगा, बहुत साधुवाद करूंगा उनका, कि कांग्रेस के नेता होते हुए उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि बंगाल में हिंसा, अत्याचार जो हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ, और अगर ऐसा कभी नहीं हुआ तो जो मानव जायसवाल ने अभी कहा कि कम्युनिस्टों ने कांग्रेसियों को हाथ में खून मिलाकर खिला दिया था, उससे भी बुरे हालात है मानव जायसवाल जी। थोड़ा तो शर्म कीजिए। ममता बनर्जी का एक नया बयान आया है, मैं चलाना चाहती हूँ आज दर्शकों के लिए। बम, राम, शाम और गुंडा धाम, ये चारों इकट्ठे आ गए हैं। सुन लीजिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। বাম রাম শাম আর গুন্ডাদের কিছু গুন্ডা দাম, এই চারটে পার্টি এক হয়ে রথ গিয়ে গিয়ে লাগাচ্ছে, তৃণমূল চুল করছে, তৃণমূল রাম চিমটি দিচ্ছে, তৃণমূল শাম চিমটি দিচ্ছে, তৃণমূল দে চিমটি দিচ্ছে। আমি একটা চ্যালেঞ্জ করতে চাই আজকে আপনাকে, কোন রাজ্য আমাকে দেখান যে এত নমিনেশন পলিটিক্যাল পঞ্চায়েত যেখানে আছে, এত নমিনেশন কোন দিন এত শান্তিपूर्णভাবে केव দিতে পেরেছে কিনা। मानव जी, थोड़ा बंगाली में बोली हैं, थोड़ा बता दें। राम शाम था, रम शाम था, बम रम था, क्या थोड़ा सा दर्शकों को समझा दीजिए। नाम पे जो भेजूती हैं वो लोग आ रहे हैं और वो सब चीज का काम भेद नहीं कर रहे हैं, बम भेद कर रहे हैं, बमबाजी करना चाहते हैं और बंगाल की छवि को खंडित करना चाहते हैं। हमको हरा नहीं सकेंगे नाविका जी, लेकिन हमको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हरा नहीं सकेंगे, बदनाम कर रहे हैं। सुधांशु जी, जवाब दीजिए। चाणक्य नीति है। देखिए, वक्त के साथ लोग कैसे बदल जाते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब ममता जी प्रतिपक्ष में थी तो उन्हें लगता था बंगाल कौन बर्बाद कर रहा, बांग्लादेशी घुसपैठी है। जब उन्होंने सोमनाथ चटर्जी जी के ऊपर फाइल फेंक दी थी, क्या आप डिस्कशन नहीं करा रहे हैं, ये बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं, और सत्ता में आके बांग्लादेशी घुसपैठियों से स्नेह निमंत्रण हो गया
और अब भाजपा के लोग बुरे लगने लगे। कैसे कैसे किरदार बदल लेते लोग। इसीलिए आज राजनीति में विश्वसनीयता का संकट है नेताओं के प्रति कि सत्ता मिल जाए, किसी भी कीमत पे मिल जाए, प्रदेश और देश बर्बाद हो जाए, कीमत पे मिल जाए, जो हम पहले कह रहे थे कुछ। और आज दुख की बात है, राम, यदि जो बंगाली में मुझे उतना समझ में नहीं आया, यदि राम और श्याम के साथ इन्होंने गुंडा जैसे शब्द का प्रयोग किया है तो निहायत ही आपत्तिजनक है और उन्हें इसे विड्रॉ करना चाहिए। और मैं यह भी कहता हूं विनम्रता और चुनौती के साथ, हैसियत नहीं है किसी दूसरे धर्म के बारे में, किसी के भगवान के बारे में नाम लेकर इस प्रकार से बोल के दिखा दें। बस यही दुर्भाग्य है कि कट्टरपंथी ताकतों को संतुष्ट करने के लिए देश ही नहीं, पार्टी ही नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, भारत की महान संस्कृति का भी अपमान करना हो तो मुझे कोई गुरेज नहीं। आज सवाल पब्लिक का शो पर एक ही सवाल था। मानव जायसवाल जी का इस वक्त हमारे साथ सिग्नल टूट चुका है, लेकिन आज यही सवाल था कि क्या बंगाल के लिए कोई ना कोई जवाब हमें मिलना चाहिए था। जवाब तो शायद नहीं मिला। क्यों है विपक्ष की चुप्पी? क्या होगा बंगाल में? क्यों हर चुनाव से पहले इस तरह की वायलेंस, इस तरह की मारपीट, आगजनी, बमबारी होती है बंगाल में? यह सवाल पूछने से क्यों डरता है विपक्ष? क्योंकि लोकतंत्र तो लोकतंत्र है, चाहे वो बंगाल में हो या किसी अन्य राज्य में हो। हमारी नजर बनी रहेगी पंचायत चुनाव पर। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले दर्शकों आपको बता दूं, हमारे देखेगा नव भारत जीतेगा भारत कॉन्टेस्ट के 15 जून के विजेता जय सिंह राठौर राजस्थान से, सुनीता कुमारी झारखंड से, नवीन डी मिरानी मुंबई से, आप तीनों विजेताओं को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। फिर मिलेंगे सोमवार रात को 8 बजे।